उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक छोटा सा गांव है, राजपुर खामपुर। इसी गांव की रहने वाली थी 27 साल की राखी कश्यप। राखी भले ही एक छोटे और शांत इलाके से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसकी सोच और उसके सपने बहुत ऊंचे थे। उसकी ख्वाहिशें इस छोटे से गांव की चौखट में समाने वाली नहीं थी। खामपुर पुनिया के HR इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राखी का रुझान ग्लैमर की दुनिया की तरफ होने लगा। उसका झुकाव फैशन और मॉडलिंग की ओर बढ़ा। जल्द ही वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गई और लखनऊ में होने वाले अलग अलग फैशन और मॉडलिंग शोज का हिस्सा बनने लगी। अपनी जिंदगी के हर पल को वो व्लॉग्स, तस्वीरों और रील्स के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। हालांकि राखी सिर्फ एक मॉडल बनकर नहीं रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि समाज में उसकी एक रसूखदार और दबंग पहचान बने। इसी चाहत में उसने राजनीतिक गलियारों और नेताओं से अपना संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। करीब 1 साल पहले उसने कानूनी तौर पर एक लाइसेंस पिस्टल खरीदी। ये गन देखते ही देखते उसकी रील्स का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन गई। जीन्स और शर्ट पहने, कमर में पिस्टल खोसे वो अपनी रील्स बनाती और दुनिया के सामने खुद को एक बेखौफ और बिंदास लड़की के रूप में पेश करती। उसकी रील्स देखकर ऐसा लगता मानो वो सबको ये संदेश दे रही हो कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। क्लबों में लेट नाइट पार्टियां, तेज संगीत और खुली गाड़ियों में रील्स बनाना, ये सब उसकी चकाचौंध भरी सोशल मीडिया लाइफ की पहचान बन चुके थे। कभी एयरपोर्ट की झलक, कभी फ्लाइट की तस्वीरें, तो कभी महंगे होटल्स के वीडियो डालकर वो अपने फॉलोअर्स को ये दिखा रही थी कि वो एक बेहद आलीशान जिंदगी जी रही है। उसकी ट्रैवल डायरी भी काफी लंबी थी। कभी वो ऋषिकेश में बंजी जंपिंग करती दिखती, कभी मेघालय की वादियों में घूमती, तो कभी राजस्थान के किलों में उसका फोटोशूट चल रहा होता। नैनीताल, उज्जैन और हरियाणा जैसे राज्य मानो उसकी इस घूमती फिरती जिंदगी के अलग अलग पड़ाव थे। अभी हाल ही में उसने सोशल मीडिया पर यह भी ऐलान किया था कि वो जल्द ही भारत छोड़कर थाईलैंड में बसने जा रही है। इस बड़े फैसले को वो अपने जलने वालों के मुंह पर एक करारे जवाब की तरह देख रही थी। इंस्टाग्राम पर उसके करीब 11,000 फॉलोअर्स थे और वो 1900 से ज्यादा पोस्ट शेयर कर चुकी थी। अपनी कई पोस्ट में वो अक्सर खुद को एक ऐसी लड़की के रूप में दिखाती जिसे प्यार में धोखा मिला हो, जहां पुरुष उसकी नजर में विलेन थे और वो खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करती थी। लेकिन असल कहानी की शुरुआत यही से होती है, क्योंकि बाहर से दिखने वाली ये चमक दमक और ग्लैमर सिर्फ एक दिखावा था। ये एक ऐसा पर्दा था जिसके पीछे का सच और फरेब इस कदर मिक्स हो चुके थे कि दोनों के बीच का अंतर ढूंढना नामुमकिन था। आम लोगों के लिए तो राखी की जिंदगी ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट और मुकम्मल नजर आ रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। राखी की चकाचौंध भरी लाइफ के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। बाहर से परफेक्ट दिखने वाली राखी असल में एक बेहद गरीब परिवार से थी और उसकी निजी जिंदगी काफी उलझी हुई थी। उसकी 2 शादियां हुई थी, लेकिन दोनों का अंजाम तलाक पर खत्म हुआ। एक शादी मेरठ में हुई थी और दूसरी कहीं और। दूसरी तरफ उसका परिवार तंगहाली में जी रहा था। उसका बड़ा भाई राजीव चाउमीन का एक छोटा सा ठेला चलाता था। छोटा भाई विकास बेरोजगार था और पिता शेरदीन की मौत 4 साल पहले हो चुकी थी। राखी का अपने परिवार से पिछले 7 सालों से कोई रिश्ता नहीं था। परिवार ने भी उससे पूरी तरह नाता तोड़ लिया था और इसकी वजह आगे चलकर बेहद चौंकाने वाली है। कहते हैं कि जो किरदार सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चमकते हैं, कभी कभी उनका अंत सबसे अंधेरे में होता है। 28 अप्रैल 2026 को बागपत से करीब 800 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के नौगवा जंगल में एक बोरे के अंदर एक अज्ञात लड़की की लाश मिलती है। धारदार हथियार से उसका बेरमी से कत्ल किया गया था। जांच करने पर पता चला कि वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि राखी कश्यप की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि पहले राखी का गला रेता गया और फिर उसके सीने और पीठ पर चाकू से कई ताबड़तोड़ वार किए गए। सवाल ये था कि आखिर राखी को उसके घर से इतनी दूर लाकर इतनी खौफनाक मौत किसने और क्यों दी? राखी की मौत की खबर जब उसके परिवार को मिली तो उनका रिएक्शन हैरान करने वाला था। उनके चेहरे पर न कोई गम था, न कोई पछतावा। उन्होंने राखी का शव लेने
और उसका अंतिम संस्कार करने तक से साफ मना कर दिया। परिवार की इस नफरत के पीछे राखी का वो स्याह अतीत था जो आगे चलकर उसकी मौत की वजह बना। पुलिस के लिए ये ब्लाइंड मर्डर के सुलझाना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन इस मर्डर के तार राखी की लाश मिलने से 10 दिन पहले यानी 18 अप्रैल 2026 को सहारनपुर की एक नहर से मिली एक अज्ञात शख्स की लाश से जुड़े थे। उस शख्स के हाथ पैर बंधे थे, चेहरे को कुचला गया था और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसे 3 गोलियां मारी गई थी। पहचान न होने पर पुलिस ने खुद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि ये दोनों लाशें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही खौफनाक साजिश का हिस्सा थी। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि कर्मों का फल था। क्या था इन 2 लाशों के पीछे का सच? चलिए जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही पुलिस ने सीधे टेक्निकल एविडेंस और सर्विलांस पर फोकस किया। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस ने मिर्जापुर के आसपास के मोबाइल लोकेशन डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। पुलिस की कई टीमें हर छोटी डिटेल को जोड़ रही थी कि राखी वहां तक कैसे पहुंची। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक बड़ा नाम लगा, कपिल चौहान, जिसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। कपिल से पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। राखी कहने को तो डूडा विभाग में एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थी जहां सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल का राज कुछ और ही था। असल में राखी बेहद शातिर थी। वो अमीर लोगों को अपने हुस्न और प्यार के जाल में फंसाती, उनके साथ रिलेशनशिप बनाती और फिर शुरू करती ब्लैकमेलिंग का खेल। इस तरह उसने कई रसूखदार लोगों से मोटी रकम वसूली थी। कई लोगों से उसका पैसों को लेकर विवाद भी चल रहा था, जिन्हें वो अपने राजनीतिक संपर्कों की धमकी देकर चुप करा देती थी। राखी के इसी ब्लैकमेलिंग के धंधे और खराब चाल चलन की वजह से उसके गरीब लेकिन ईमानदार परिवार ने उससे सालों पहले नाता तोड़ लिया था। राखी का लालच लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी शादियां भी नहीं टिक पाई। दूसरी शादी टूटने के बाद वो बागपत की अर्जुनपुरम कॉलोनी में शिफ्ट हो गई। इसके पीछे की वजह था उसका अफेयर, जो डूडा विभाग के सिटी मिशन मैनेजर विक्रांत कुमार से चल रहा था। 37 साल का विक्रांत शादीशुदा था, मूल रूप से प्रयागराज का था और उसकी पत्नी प्राची नोएडा में सिंचाई विभाग में जॉब करती थी। विक्रांत के साथ अफेयर के दौरान राखी की नजर मथुरा में खरीदे गए उसके एक कीमती प्लॉट पर थी। राखी वो प्लॉट अपने नाम करवाना चाहती थी, जिसे लेकर दोनों में झगड़े शुरू हो गए। विक्रांत को अंदाजा नहीं था कि राखी सिर्फ उसके पैसों और प्रॉपर्टी के लिए ये खेल खेल रही थी। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है भाजपा युवा मोर्चा के नेता सुधारस चौहान की, जिससे राखी के करीबी संबंध थे। राखी ने सुधारस के साथ मिलकर विक्रांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया ताकि वो विक्रांत की प्रॉपर्टी हड़प कर आपस में ऐश कर सके। दिसंबर 2025 में राखी ने गुस्से में आकर विक्रांत की कार तक फूंक दी थी। डरकर विक्रांत ने अपनी पत्नी प्राची को इस अफेयर के बारे में सब सच बता दिया। लालच में अंधी हो चुकी राखी ने अब मर्डर की तारीख तय की। सुधारस ने इस प्लान में अपने दोस्त कपिल चौहान को भी पैसों का लालच देकर शामिल कर लिया। 15 अप्रैल 2026 की शाम राखी ने सब कुछ ठीक करने के बहाने विक्रांत को एक फ्लैट पर बुलाया, जहां सुधारस और कपिल पहले से छिपे थे। जब विक्रांत ने प्लॉट राखी के नाम करने से साफ मना कर दिया, तो राखी ने अपनी ही लाइसेंस गन से विक्रांत के सीने पर 3 गोलियां दाग दी। मर्डर के बाद तीनों ने विक्रांत का चेहरा भारी चीज से कुचल दिया, उसकी आईडी और फोन गायब किए और लाश को 130 किलोमीटर दूर ले जाकर सहारनपुर की नहर में फेंक दिया। ये वही लावारिस लाश थी जो पुलिस को 18 अप्रैल को मिली थी। अगले दिन जब विक्रांत ऑफिस नहीं पहुंचा, तो कलीग्स ने उसकी पत्नी प्राची को खबर दी। काफी तलाश करने के बाद आखिरकार प्राची ने 22 अप्रैल को विक्रांत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सस्पेंस बाकी था। अगर विक्रांत का कत्ल राखी ने किया, तो फिर खुद राखी की लाश मिर्जापुर के जंगलों में कैसे पहुंची? प्राची ने मिसिंग रिपोर्ट में पुलिस को साफ बताया कि राखी कश्यप नाम की महिला विक्रांत को ब्लैकमेल और टॉर्चर कर रही थी। इस इनपुट के बाद पुलिस ने राखी को पूछताछ के लिए बुलाया। राखी शातिर थी, उसने पुलिस को घुमा दिया और ठोस सबूत न होने के कारण पुलिस ने उसे छोड़ दिया। लेकिन राखी की इस पूछताछ से सुधारस
और कपिल बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि पुलिसिया कड़ाई के आगे राखी कभी भी मुंह खोल देगी। खुद को बचाने के लिए दोनों ने राखी को ही रास्ते से हटाने की साजिश रची। कपिल ने विक्रांत की मौत का जश्न मनाने के बहाने राखी को एक फार्म हाउस पर बुलाया। वहां दोनों ने राखी को खूब शराब पिलाई और जब वो होश खो बैठी तो चाकू से उसका गला रेत कर और पेट पीट पर ताबड़तोड़ वार करके उसका कत्ल कर दिया। लाश को बोरे में बंद कर दोनों 800 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के जंगलों में फेंक आए। उधर राखी के अचानक गायब होने और फिर मिर्जापुर में उसकी लाश मिलने से पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने जब दोनों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकाली तो हैरान करने वाला सच सामने आया। 15 अप्रैल की रात राखी और विक्रांत की लोकेशन सेम थी और फिर उसी रात राखी की लोकेशन सहारनपुर की तरफ मूव हुई थी। पुलिस ने तुरंत सहारनपुर में मिली अज्ञात लाशों का रिकॉर्ड खंगाला। जब उस लावारिस लाश के कपड़े विक्रांत की पत्नी प्राची को दिखाए गए तो उन्होंने रोते हुए कंफर्म कर दिया कि वो विक्रांत ही था। इसके बाद पुलिस ने राखी के कॉल डिटेल्स निकाले। आखिरी कॉल कपिल चौहान की थी और मोबाइल बंद होने से पहले दोनों की लोकेशन एक ही जगह थी। पुलिस ने फौरन कपिल को दबोचा और उसके कबूलनामे के बाद 1 मई को मुख्य आरोपी सुधारस चौहान को भी बागपत से गिरफ्तार कर लिया गया। एक साधारण बैकग्राउंड से आने के बाद भी लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करना असल में राखी की इनसिक्योरिटी को छिपाने का एक जरिया था। इसी दिखावे और लालच ने उसे अपराध के दलदल में धकेल दिया। सोशल मीडिया पर जिस लड़की के हजारों फॉलोअर्स थे, मौत के बाद उसका अपना परिवार भी शव लेने नहीं आया। अगर इस केस को साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो राखी का बिहेवियर डार्क ट्रायड के कॉन्सेप्ट में फिट बैठता है, जिसमें 3 नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। नार्सिसिज्म, खुद से हद से ज्यादा लगाव। राखी अटेंशन पाने के लिए एक तरफ फ्लैशी लाइफ दिखाती थी तो दूसरी तरफ खुद को ही पीड़ित, विक्टिम साबित करती थी। माचिवलियनिज्म, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल और चालाकी करना। साइकोपैथी, विक्रांत के साथ 3 साल रहने के बाद भी बिना किसी पछतावे के उसकी हत्या कर देना और पहचान मिटाने की कोशिश करना दिखाता है कि उसके अंदर से भावनाएं और गिल्ट खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ पढ़ा लिखा विक्रांत संक कॉस्ट फैलेसी का शिकार हुआ। जब कोई इंसान किसी रिश्ते में अपना समय, पैसा और भावनाएं इतनी ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है तो वो नुकसान झेलने के बाद भी वहां से निकल नहीं पाता, भले ही वो सिचुएशन उसके लिए जानलेवा ही क्यों न बन जाए। जुर्म के रास्ते पर कोई किसी का सगा नहीं होता। डर और खुदगर्जी इंसान को अपनों को ही धोखा देने पर मजबूर कर देती है। सुधारस और कपिल ने राखी के साथ मिलकर विक्रांत को मारा, लेकिन जब खुद पर आंच आई तो राखी का गला रेतने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। अपराध का यह रास्ता सिखाता है कि गुनाह की उम्र चाहे कितनी भी लंबी लगे, उसका हिसाब यही चुकाना पड़ता है। ट्रू क्राइम डेप्थ्स को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।